प्रादेशिक रीजन, कॉन्सेप्ट ऑफ रीजन। प्रदेश भूगोल एक मौलिक संकल्पना है, परंतु इसके सटीक शब्दों में परिभाषित करना अत्यंत कठिन है। भौगोलिक अध्ययन में सामान्यतः क्रमबद्ध व प्रादेशिक विधियों का अपनाया जाता है तथा प्रादेशिक भूगोल में किसी क्षेत्रीय इकाई के विभिन्न खंडों का अध्ययन अलग अलग किया जाता है। प्रदेश एक क्षेत्रीय इकाई होती है जिसमें कुछ या अधिकांश भौगोलिक तत्वों में समानता या समानता पाई जाती है, अर्थात इसमें विशिष्ट या समान विलक्षण पाए जाते हैं। तथा यह उन विशिष्ट लक्षणों द्वारा अन्य भूभाग में विभिन्नता रखती है। प्रादेशिक संकल्पना का विकास यूनानी सभ्यता के काल से ही भौगोलिक अध्ययन में क्षेत्रीय इकाइयों का वर्णन महत्वपूर्ण विषय रहा है, परंतु आधुनिक भौगोलिक अध्ययन में प्रादेशिक पद्धति का आरंभ 19वीं शताब्दी में हुआ है। इस पद्धति का विकास जर्मनी में हम्बोल्ट, रिटर, रिच्टहोफेन आदि के अध्ययन के फलस्वरूप हुआ है। आधुनिक भूगोल में प्रादेशिक अध्ययन के लिए लघु क्षेत्रीय इकाइयों में विभिन्न पद्धति जैसे जर्मन भूगोलवेत्ता रिच्टहोफेन ने 1883 में प्रतिपादित की थी। लघु क्षेत्रीय इकाइयों में विभाजन किया। लघु क्षेत्रीय इकाइयों में विभाजन की पद्धति रिच्टहोफेन ने 1883 में प्रतिपादित की। इस पद्धति का अमेरिकी विद्वान रिचर्ड हर्शमैन ने अपनी पुस्तक नेचर और जियोग्राफी में व्यापक प्रचार प्रसार किया है। इस पुस्तक के प्रभाव से ही प्रादेशिक पद्धति भौगोलिक अध्ययन का सर्वमान्य पद्धति बन गई है। इस पुस्तक के प्रभाव से प्रादेशिक पद्धति भौगोलिक अध्ययन का सर्वमान्य पद्धति बन गई है। रिच्टहोफेन की थी, वो 1883 में लघु क्षेत्रीय इकाइयों में विभाजित करके अध्ययन किया था। इस पद्धति के विकास में अल्फ्रेड हेटनर का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसके अनुसार भूगोल भूतल की क्षेत्रीय परिवर्तनशीलता पर केंद्रीय अध्ययन है, जो यह जानने का प्रयास करती है कि पृथ्वी की विभिन्न भौगोलिक इकाइयों एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। अल्फ्रेड हेटनर का महत्वपूर्ण योगदान है। हेटनर के अनुसार भूगोल भूतल की क्षेत्रीय परिवर्तनशीलता पर केंद्रित अध्ययन है, जो ही जानने का प्रयास करता है कि पृथ्वी की विभिन्न भौगोलिक इकाइयाँ एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। हेटनर ने 1933 में एक लेख के माध्यम से प्रादेशिक अध्ययन पद्धति पर विवरण प्रस्तुत किया था, जो बाद में प्रादेशिक अध्ययन का आदर्श रूप बन गया। फ्रांस में ब्लास ने भी प्रादेशिक अध्ययन की प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। फ्रांस में ब्लास ने भी प्रादेशिक अध्ययन पद्धति का प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया तथा भौगोलिक अध्ययन हेतु प्रदेश की छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त किया है। इसके लिए ब्लास ने यूरोप के प्रादेशिक भूगोल पर एक ग्रंथमाला प्रकाशित करने की योजना बनाई, जो ब्लास की मृत्यु के पश्चात उन शिष्य जियोग्राफिया यूनिवर्सले शीर्षक से संपादित की गई। यह ग्रंथमाला प्रादेशिक अध्ययन हेतु मील का पत्थर साबित हुई। ब्लास ने अध्ययन के प्रादेशिक इकाइयों को पेज नाम दिया है। ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हर्बर्टसन ने 1904 में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के समकक्ष पत्र द मेजर नेचुरल रीजन्स वर्ल्ड में प्रस्तुत किया तथा द मेजर नेचुरल रीजन्स ऑफ वर्ल्ड पुस्तक लिखी। हर्बर्टसन ने 1904 में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी में इन्होंने ये पेपर प्रेजेंट किया। उन्होंने प्राकृतिक प्रदेशों को भौगोलिक अध्ययन का इकाई माना। प्राकृतिक प्रदेशों को भौगोलिक अध्ययन की इकाई माना है। ब्रिटिश भूगोलवेत्ता अर्नेस्ट ने इस संकल्पना को आगे बढ़ाने का काम किया। अमेरिकी भूगोलवेत्ता व्हिटलसी का भी प्रदेश की संकल्पना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन जियोग्राफर्स द्वारा प्रादेशिक भूगोल की प्रकृति की समीक्षा हेतु व्हिटलसी के नेतृत्व में एक समिति गठित की गई। फिर से, एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन जियोग्राफर्स द्वारा प्रादेशिक भूगोल की प्राकृतिक समीक्षा हेतु व्हिटलसी के नेतृत्व में एक समिति गठित की गई। व्हिटलसी ने इस प्रदेश को एक वैचारिक या बौद्धिक संकल्पना माना है।
बौद्धिक संकल्पना माना है। विटलेसी के ने अध्ययन भौगोलिक अध्ययन में प्रादेशिक इकाइयों के संदर्भ में कंपेज का संकल्पना प्रस्तुत की। कंपेज पृथ्वी के किसी भाग में भौतिक, जैविक, मानवीय पर्यावरण के बीच मानव विधारणा के परिणाम स्वरूप उत्पन्न कार्यात्मक अंतर्संबंधों की एक एकात्मक क्षेत्रीय इकाइयां है। 1950 के दशक में शेफर द्वारा भौगोलिक अध्ययन के अनूठे प्रदेशों की विशेषताओं के अपवाद बताकर इसे वैज्ञानिक नियमों के विपरीत बताया था। इसके पश्चात भी पर्यावरणीय बोध, व्यवहारवाद, मानववादी भूगोल आदि में भौगोलिक अध्ययन प्रादेशिक इकाइयों का महत्व रहा। प्रादेशिक का वर्गीकरण। ग्रीग ने प्रदेशों के वर्गीकरण हेतु कुछ सामान्य नियम बताए हैं। जैसे प्रादेशिक वर्गीकरण की समस्या सापेक्ष प्रक्रिया है, अर्थात सभी के लिए समान नहीं होती है। प्रादेशिक वर्गीकरण की समस्या सापेक्ष प्रक्रिया है, अर्थात सभी के लिए समान नहीं होती है। ग्रीग के अनुसार विभिन्न तत्वों के अध्ययन में अलग अलग तरह के प्रादेशिकरण की आवश्यकता होती है। प्रादेशिकरण की कोई भी योजना अंतिम नहीं होती है। विभिन्न तत्वों का अध्ययन में अलग अलग तरह से होता है। प्रादेशिक वर्गीकरण समस्या सापेक्ष की प्रक्रिया होती है, अलग अलग तरह से होती है, सभी जगह अंतिम नहीं होती है। प्रादेशिकरण में उन विशेषताओं का चयन किया जाना चाहिए जो मौलिक हो। कोई भी स्थान किसी एक ही प्रदेश का भाग होना चाहिए। प्रदेशों के सीमांकन में उच्च श्रेणी के प्रदेशों का प्रयुक्त विशेषताएं निम्न प्रदेशों के विभिन्न सीमांकन में प्रयुक्त विशेषताओं की तुलना में बड़ी होनी चाहिए। प्रदेशों के प्रकार। विटलेसी के अनुसार प्रदेशों के अध्ययन में 16 तत्वों का आधार बनाया जा सकता है। विटलेसी के अनुसार जितने भौगोलिक तत्व हो उतने प्रदेश बन सकते हैं। विटलेसी ने इस आधार पर 4 प्रकार के प्रदेश बताए हैं। विटलेसी के अनुसार कितने प्रदेश हैं? 4 प्रदेश हैं। एक विषयक प्रदेश जिसमें एक ही तत्व का वितरण हो, जैसे मृदा प्रदेश, वर्षा प्रदेश, भाषा प्रदेश आदि। बहुल विषयक जिसमें एक से अधिक तत्वों का वितरण हो, जैसे प्राकृतिक प्रदेश, आर्थिक प्रदेश, जलवायु प्रदेश आदि। संपूर्ण विषयक प्रदेश एक विषयक, बहुल विषयक, संपूर्ण विषयक में 16 तत्वों का वितरण है। कंपोज कई तत्वों को मिलकर बना प्रदेश जिसमें आवश्यकता अनुसार तत्वों को शामिल किया जाता है। एसोसिएशन ऑफ जियोग्राफर द्वारा विटलेसी के नेतृत्व में गठित समिति द्वारा समस्त प्रादेशिक इकाइयों को 2 समूहों में विभक्त किया गया है। लाक्षणिक या समरूप प्रदेश या कार्यात्मक फंक्शनल रीजन, फॉर्मल रीजन एंड फंक्शनल रीजन। फॉर्मल रीजन के क्या एग्जांपल है? वनस्पति प्रदेश, मृदा प्रदेश जो प्रकृति द्वारा निर्मित हो। फंक्शनल प्रदेश कौन से? जहाँ पे कार्य हो, जैसे नगर प्रदेश, नगरीय प्रभाव क्षेत्र, बंदरगाह का पृष्ठ प्रदेश, ये सब फंक्शनल रीजन जहाँ पे काम वगैरह होते हैं। समरूप प्रदेश, फॉर्मल, वनस्पति प्रदेश, मृदा प्रदेश इत्यादि। डिटेल में पढ़ते हैं आगे। ब्रिटिश भौगोलिक संघ ने भी विश्व में प्रादेशिकरण की व्याख्या हेतु एक समिति गठित की, जिसमें सदस्य थे रॉक्सबी, स्टैम्प, अर्नेस्टेड व मायर्स। ये ब्रिटिश द्वारा गठित किया गया था, लेकिन जो अमेरिकन ज्योग्राफर्स था उनके द्वारा विटलेसी के नेतृत्व में यह गठित किया गया था, जिन्होंने फॉर्मल रीजन और फंक्शनल रीजन में विभाजित किया था। जबकि विटलेसी ने 4 आधार पर बढ़ा था: एक विषयक, बहुल विषयक, संपूर्ण विषयक, कंपोज रीजन में। इस समिति द्वारा क्लासिफिकेशन ऑफ रीजन्स ऑफ वर्ल्ड नामक लेख प्रकाशित किया गया, जिसमें प्रदेशों के 2 प्रमुख प्रकार बताए गए: जननांकिक प्रदेश, सामान्य प्रदेश, विशिष्ट प्रदेश या अनूठे प्रदेश। प्रदेशों के प्रकार: जननिक प्रदेश या विशिष्ट प्रदेश। जननिक प्रदेश 2 भागों में बटा हुआ है: समरूप प्रदेश और
फंक्शनल प्रदेश, कार्यात्मक प्रदेश, कार्यात्मक फंक्शनल रीजन, फॉर्मल रीजन, फंक्शनल रीजन। फॉर्मल रीजन फिर एक लाक्षणिक प्रदेश, बहुलाक्षणिक प्रदेश, समग्र प्रदेश। इसके समग्र प्रदेश, बहुलाक्षणिक और समग्र मिलकर कंपोज रीजन का यह गठन करता है। कार्यात्मक प्रदेश भी 3 भागों में बटा हुआ है, एकल कार्यात्मक, बहुल कार्यात्मक प्रदेश और समग्र कार्यात्मक प्रदेश। डिकिंसन ने भी प्रदेशों को 2 मुख्य प्रकार बताए हैं। समरूप प्रदेश, कार्यात्मक प्रदेश। डिकिंसन के द्वारा समरूप प्रदेश, कार्यात्मक प्रदेश। सामान्यतः प्रदेशों को 3 मुख्य प्रकार हो सकते हैं। सामान्यतः 3 प्रकार हो सकते हैं। समरूप प्रदेश, कार्यात्मक प्रदेश, फॉर्मल रीजन, फंक्शनल रीजन और स्थानीय, देशीय, अनुभाजित या वर्नाकुलर रीजन। ये 3 इन जनरल 3 भाग में क्षेत्र को बांट सकते हैं। वर्नाकुलर रीजन अनुभव पर आधारित होते हैं तथा वास्तविक प्रदेश नहीं होते हैं, जो किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं के अनुभवों के आधार पर जाति, धर्म, संस्कृति, राजनीति आदि तथ्यों को लेकर धारणाएं हो सकती हैं। इनमें किन्हीं तत्वों या संबंधों की समरूपता पाई जाती है। इनमें निम्न प्रकार हो सकते हैं। भौतिक प्रदेश, समरूप प्रदेश के अंतर्गत भौतिक प्रदेश विभिन्न भौतिक विशेषताओं जैसे धरातलीय, उच्चावच आदि के आधार पर समरूपता रखने वाले प्रदेश। प्राकृतिक प्रदेश, प्राकृतिक विशेषताओं की समरूपता रखने वाले प्राकृतिक क्षेत्रों का निर्धारण हर्बर्टसन द्वारा किया गया। ओडन तथा पुरी ने प्राकृतिक प्रदेशों को भौतिक प्रदेश रीजन कहा। ओडन तथा पुरी ने प्राकृतिक प्रदेशों को भौतिक प्रदेश कहा। ओडन तथा पुरी ने प्राकृतिक प्रदेशों को भौतिक प्रदेश कहा। सांस्कृतिक प्रदेश, विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों को लेकर जहाँ समरूपता पाई जाती है उसे सांस्कृतिक प्रदेश नाम दिया गया है। सांस्कृतिक प्रदेशों का निर्धारण जीवन पद्धति, जीवन दर्शन, धर्म, प्रजाति, भाषा आदि को लेकर किया जाता है। भौगोलिक प्रदेश, भौगोलिक तत्व जैसे मृदा, वनस्पति, संसाधन, जलवायु आदि समरूपता के आधार पर भी समरूप प्रदेश का विभाजन किया गया। आर्थिक प्रदेश, विभिन्न आर्थिक तत्व जैसे कृषि, पशुपालन, भौगोलिक गतिविधियों आदि पर आधारित प्रदेश। उदाहरण कृषि प्रदेश, पशुपालन प्रदेश, औद्योगिक प्रदेश का विभाजन किया गया है। अब आते हैं कार्यात्मक प्रदेश, फंक्शनल रीजन पर। इसे नोडल रीजन भी कहते हैं। नोडल रीजन, इनमें किसी तत्व को लेकर समरूपता नहीं पाई जाती है, बल्कि ये किसी प्रकार के प्रभाव से उत्पन्न हुए संगठनात्मक प्रदेश हैं। इनमें समरूपता नहीं पाई जाती है। फंक्शनल रीजन समरूपता नहीं होती है, संगठनात्मक प्रदेश होते हैं। ये प्रभाव कार्य के प्रभाव से प्रभावित होते हैं, जैसे नगर प्रदेश, प्रभाव क्षेत्र प्रदेश, बाजार क्षेत्र, किसी औद्योगिक इकाइयाँ, सेवा क्षेत्र जैसे बंदरगाह आदि का पृष्ठ प्रदेश, हिंटरलैंड इत्यादि। प्रादेशिक नियोजन की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनल प्लानिंग। किसी क्षेत्रीय प्रदेश की इकाई में बनाई गई विस्तृत योजना को प्रादेशिक नियोजन कहा जाता है। यह नियोजन राष्ट्रीय स्तर पर या लघु स्तर पर हो सकता है तथा उस प्रादेशिक इकाई के अनुसार यह वृहद स्तरीय, मध्यम स्तरीय या लघु स्तरीय हो सकता है। अतः ये वह विशेष क्षेत्रीय इकाइयाँ जिसके लिए सामाजिक आर्थिक विकास की योजना बनाई जाती है, उसे नियोजन प्रदेश कहा जाता है। प्रादेशिक नियोजन की संकल्पना सबसे पहले बेंटन मैककॉय के द्वारा दिया गया था। बेंटन मैककॉय द्वारा प्रस्तुत की गई। मैककॉय द्वारा न्यू एक्सप्लोरेशन फिलोसॉफिकल रीजनल प्लानिंग नामक शोध के माध्यम से प्रादेशिक नियोजन का नींव रखी गई। न्यू एक्सप्लोरेशन फिलोसॉफी ऑफ रीजनल प्लानिंग, बेंटन मैककॉय नियोजन रखी गई। मैककॉय के अलावा पैट्रिक गेडिस, मैमफोर्ड, स्टीन आदि विद्वानों द्वारा भी संकल्पना का विकास किया गया। प्रादेशिक नियोजन का विषय क्षेत्र, स्कोप रीजनल प्लानिंग। प्राकृतिक संसाधनों का नियोजन, खनिज संसाधन नियोजन,
प्लानिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, खनिज संसाधन नियोजन, मृदा संसाधन नियोजन, जल संसाधन नियोजन, वनस्पति संसाधन इत्यादि। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, परिवहन प्रणाली का नियोजन, औद्योगिक ढांचे का नियोजन, ऊर्जा संसाधनों द्वारा नियोजन, आर्थिक विकास नियोजन, इसी प्रकार औद्योगिक उत्पादों का निर्माण, आयात निर्यात, रोजगार के साधन आदि सभी के संदर्भ में किया जाने वाला नियोजन आर्थिक विकास नियोजन कहलाता है। मानव संसाधन और सामाजिक विकास नियोजन, किसी स्थान पर जनसंख्या, लिंगानुपात, साक्षरता, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक आर्थिक असमानताओं आदि के संदर्भ में जो नियोजन किया जाता है उसे मानव संसाधन और सामाजिक विकास नियोजन कहते हैं। नगर नियोजन, नगर में परिवहन प्रणाली, जल निकासी, औद्योगिक क्षेत्र, रिहायशी क्षेत्र आदि सभी को लेकर नियोजन किया जाता है। ग्रामीण नियोजन, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, रोजगार, आवास आदि के संदर्भ में किया गया नियोजन। पर्यावरणीय नियोजन, पर्यावरण की समस्याओं को ध्यान में रखकर किया गया नियोजन। किसी क्षेत्र का नियोजन सदैव एक प्रकार से नहीं होता है, समय के अनुसार नियोजन प्रक्रिया बदलती रहती है। हफश्मिट ने यूएसए में प्रादेशिक नियोजन के 5 अवस्थाओं का बांटा है। यही है ये। हफश्मिट ने यूएसए में प्रादेशिक नियोजन को 5 अवस्थाओं में बांटा है। हफश्मिट, पहला है प्राकृतिक संसाधन अनुस्थापन, प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर प्रादेशिक सांस्कृतिक प्रादेशिकता अनुस्थापन, प्रादेशिक विज्ञान अनुस्थापन, प्रादेशिक आर्थिक विकास नियोजन और नगर महानगर नियोजन। प्रादेशिक नियोजन के उपागम, अप्रोचेज ऑफ रीजनल प्लानिंग। प्राकृतिक संसाधन अभिविन्यास उपागम, किसी प्राकृतिक इकाई को नियोजन का आधार बनाकर बनाई गई योजना प्राकृतिक संसाधन के उपागम के अंतर्गत आती है। किसी प्राकृतिक इकाई को नियोजन का आधार बनाकर बनाई गई योजना प्राकृतिक संसाधन उपागम के अंतर्गत आती है। जैसे नदी बेसिन योजना, जैसे 1933 में यूएसए टेनेसी नदी पर नदी घाटी परियोजना, 1948 में दामोदर घाटी परियोजना, ये सब प्राकृतिक संसाधन अभिविन्यास उपागम के आधार पर ये बनाए गए हैं नियोजन। उसी प्रकार से सांस्कृतिक प्रादेशिक उपागम, संस्कृति के आधार पर जो प्लानिंग होती है, यह उपागम अमेरिकी विद्वानों के ओडम तथा वांस द्वारा विकसित किया गया है। संस्कृति जो डेवलप किया गया है ओडम तथा वांस द्वारा विकसित किया गया है। सांस्कृतिक प्रादेशिकता उपागम विकसित किया गया है। किसी क्षेत्र में लोगों का बसा तथा वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों में उपयोग से उत्पन्न सांस्कृतिक भूदृश्य के संदर्भ में नियोजन किया जाता है। ओडम तथा वांस, ये इम्पोर्टेंट है। वाल्टर इजार्ड इसका जनक माना जाता है। प्रादेशिक विज्ञान उपागम, रीजनल ज्योग्राफी की प्रादेशिक विज्ञान उपागम, इजार्ड का इसका फादर माना जाता है। प्रदेश को एक गतिशील जैव तंत्र बताया। इसी प्रकार से क्षेत्रीय विकास उपागम, किसी क्षेत्र की स्थानीय समस्याओं एवं वहाँ के संसाधनों को ध्यान में रखते हुए किया गया नियोजन। समन्वित क्षेत्र उपागम, यह एक सूक्ष्म नियोजन है जिसमें बहुस्तरीय, बहुवर्गीय, बहुक्षेत्रीय कार्यक्रमों का समन्वय किया जाता है। महानगरीय नियोजन उपागम, संयुक्त राज्य अमेरिका के नगर नियोजक लुईस वर्थ ने सबसे पहले महानगरीय प्रदेशों का नियोजन इकाई के रूप में प्रस्तुत किया। लुईस वर्थ संयुक्त राज्य अमेरिका के नगर नियोजक थे ये, और सबसे पहले महानगरीय प्रदेशों का नियोजन इकाई के रूप में प्रस्तुत किया। नगर व ग्रामीण नियोजन उपागम, यह उपागम 1930 में ब्रिटेन में प्रारंभ हुआ तथा 1947 में भारत में भी ब्रिटिश सरकार के समय में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट के माध्यम से शुरू हुआ। नगर व ग्रामीण नियोजन उपागम, यह उपागम 1930 में ब्रिटेन में प्रारंभ हुआ था, 47 में भारत में भी ब्रिटिश उपागम में चलता रहा, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट के माध्यम से। कृषि नगरीय उपागम, यह उपागम जॉन फ्रीडमैन माइक डगलस द्वारा 1978 में विकसित किया गया था।
इसका अर्थ ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय इकाइयों का विकास से है। इसे पूरा भी कर सकते हैं, जैसे APJ अब्दुल कलाम ने दिया था। इसे कृषि नगर या एग्रोपोलिस कहा जाता है। जॉन फ्रीडमैन माइक टकलस थे। इस उपागम के अंतर्गत ग्रामीण जनसंख्या के शहरों के पलायन रोकना था, आय का अंतर को कम करना योजनाओं के माध्यम से नियोजन किया जाता है। कृषि जलवायु प्रदेश उपागम, यह उपागम भारतीय योजना आयोग ने 1988 में शुरू किया था। 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया था। कृषि जलवायु एग्रोक्लाइमेटिक रीजन, भारतीय योजना आयोग द्वारा। तंत्र विश्लेषण सिस्टम एनालिसिस, इसका प्रमुख प्रणेता हार्वे तथा चैडविक थे। 1971 में प्रदेश नियोजन को भूत तकनीकी के रूप में परिभाषित किया। पारिस्थितिकी नियोजन उपागम, किसी स्थान के पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के संबंध में किया गया नियोजन पारिस्थितिकी नियोजन उपागम कहलाता है। समस्या मूलक उपागम, किसी स्थान की समस्या को लेकर किया गया नियोजन समस्या मूलक उपागम है। किसी स्थान की समस्या को लेकर किया गया नियोजन समस्या मूलक अप्रोच कहलाता है। किसी स्थान के पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के संबंध में किया गया नियोजन पारिस्थितिकी नियोजन उपागम कहलाता है। प्रादेशिक नियोजन की प्रक्रिया या विधि तंत्र। प्रादेशिक नियोजन की प्रक्रिया विधि तंत्र क्या है? पहला है VVI है, ये प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन, रिविलेशन, प्रकटीकरण, योजना, प्लान, कार्यान्वयन। ये बहुत VVI है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं UGC नेट में। प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन, रिविलेशन, प्रकटीकरण, प्लान होना चाहिए, देन एग्जीक्यूशन। नियोजन के प्रकार, प्रादेशिक नियोजन के प्रकार अल्पकालीन, दीर्घकालीन, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट, क्षेत्रीय या फिर खंडीय, सेक्टर या फिर रीजनल, सूक्ष्म स्तरीय या फिर बृहत स्तरीय, आर्थिक या सामाजिक स्तरीय, एक वर्गीय, बहुवर्गीय योजना के प्रकार है ये। नेक्स्ट टॉपिक है प्रादेशिक नियोजन की संकल्पनात्मक एवं सैद्धांतिक रूपरेखा, कॉन्सेप्चुअल एंड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ रीजनल प्लानिंग। प्रादेशिक नियोजन हेतु बनाई जाने वाली रूपरेखा को कुछ विधियों या तकनीकों के माध्यम से समझा जा सकता है, जिन्हें प्रादेशिक नियोजन की क्रियाविधि कहा जाता है। प्रादेशिक नियोजन क्रियाविधि तकनीक, सबसे पहले 1971 में चैडविक ने प्रादेशिक नियोजन के कार्य पद्धति को एक नई दिशा दी। चैडविक का तंत्र उपागम सिस्टम एनालिसिस में विश्वास तथा उनके अनुसार प्रादेशिक नियोजन की एकमात्र कार्य पद्धति प्रादेशिक विधि ही थी प्रादेशिक विधि के उनके द्वारा 4 चरण बताए गए थे। 4 चरण उनके द्वारा बताया गया। पहला है तंत्र वर्णन, लक्ष्य निर्धारण, तंत्र का पूर्वेक्षण या फिर प्रक्षेपण या भविष्य का और पूर्वानुमान, मॉडल का निर्माण करना, अनुकूलतम मॉडल का निर्माण करना, तंत्र मॉडल का निर्माण करना। चैडविक के अनुसार 4 चरण बताए गए: तंत्र का निर्माण करना, सिस्टम का निर्माण करना, लक्ष्य बनाना, तंत्र का पूर्वानुमान करना, फोरकास्टिंग करना और फिर मॉडल का निर्माण करना। सिस्टम एनालिसिस के लिए मॉडल का निर्माण करना। प्रादेशिक नियोजन की विधियों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है: एनालिटिकल मेथड, फोरकास्टिंग। पहला है एनालिटिकल मेथड के अंतर्गत फोरकास्टिंग मेथड। यह एक विश्लेषणात्मक या एवं प्रक्रियात्मक दोनों श्रेणियों में रखी जाने वाली एक तकनीक है जो व्यक्तिनिष्ठ व वस्तुनिष्ठ हो सकती है। पूर्वानुमान को समझने हेतु कुछ उदाहरण लिए जा सकते हैं, जैसे जनसंख्या पूर्वानुमान, श्रम का पूर्वानुमान।
जनसंख्या पूर्वानुमान। भविष्य में आवास, शिक्षा, जल, सीवरेज, सड़क, उद्योग, परिवहन, संचार आदि की किस तरह तक आवश्यकता पड़ेगी, इसका अनुमान करते हैं हम लोग। जनसंख्या पूर्वानुमान। श्रम का पूर्वानुमान। भविष्य में रोजगार की स्थिति क्या रहेगी, इसका पूर्वानुमान। श्रम का पूर्वानुमान कुछ सांख्यिकीय विधियों को से किया जा सकता है, जैसे साधारण बहिर्निवेश पद्धति, एक्सट्रापोलेशन मेथड। अज्ञात आंकड़ों ज्ञात करने की सांख्यिकीय विधि है समात्रयन चक्र, रिग्रेशन कर्व। दो चरों के मध्य संबंध देखने की सांख्यिकीय विधि है। आर्थिक आधार पर तकनीकी, इकोनॉमिक बेस्ड टेक्निक। यह तकनीक आर्थिक भूगोल एवं नगरीय भूगोल में प्रयुक्त होने वाली मूल या गौण सिद्धांत पर आधारित है। आर्थिक आधार संकल्पना के विषय में विकास में अमेरिकी अर्थशास्त्री होमर होयत का प्रमुख योगदान है। उन्होंने 1939 में मूल गौण सिद्धांत या मूल गौण संकल्पना का प्रतिपादन किया है। मूल या बेसिक क्रियाओं के अंतर्गत ऐसे कार्य आते हैं जो बाह्य लोगों को प्रभावित करते हैं। इन्हें सक्रिय या निर्यात क्रियाएं भी कहा जाता है। गौण या नॉन बेसिक क्रियाओं में आंतरिक नगरीय क्रियाएं आती हैं जो केवल स्थानीय निवासियों को प्रभावित करती हैं। इन्हें नगर सेवी निष्क्रिय आयात क्रियाएं कहा जाता है। किसी स्थान पर मूल क्रियाओं का अंश जितना अधिक होगा उसका विकास उतना ही अधिक होगा, अतः उसके लिए नियोजन में मूल क्रियाओं के स्वरूप को आर्थिक आधार के रूप में लिया जाता है। औद्योगिक अवस्थिति विश्लेषण विश्लेषण किसी औद्योगिक अवस्थिति के स्वरूप को देखकर प्रादेशिक नियोजन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस विधि को प्रयोग सबसे पहले स्टीवेल ने ब्रिटेन की औद्योगिक नीतियों की समीक्षा के लिए किया था। स्टीवेल आगत निर्गत विश्लेषण, इनपुट आउटपुट एनालिसिस। इस तकनीक का प्रतिपादन 1953 में संयुक्त राज्य अमेरिका में लियोनटिफ ने किया था। इस विश्लेषण के अनुसार आर्थिक क्रियाओं की उत्पत्ति नगरीय सीमा में मुद्रा प्रवाह के प्रतिफल होती है। समस्त आर्थिक क्रियाएं एक दूसरे से अंतर संबंधित होती है तथा एक दूसरे के उत्पादनों को प्रभावित करती है। किसी स्थान पर जनसंख्या, औद्योगिक उत्पादन, उपभोग आदि से संबंधित आंकड़ों का प्रयोग करते हुए आगत निर्गत तालिका तैयार की जाती है, जिसके विश्लेषण से अंतर प्रादेशिक मैट्रिक्स का निर्माण किया जाता है, जिसे प्रादेशिक नियोजन का आधार बनाया जाता है। प्रादेशिक गुणक विश्लेषण, रीजनल मल्टीपल एनालिसिस। किसी प्रादेशिक इकाई में निवेश से रोजगार एवं प्रदेश की आय पर पड़ने वाले प्रभावों को पता चलता है। निवेश जितना अधिक पाया जाता है, आय उसके गुणक के रूप में होती है। प्रदेश नियोजन में उस गुणक का ध्यान में रखना आवश्यक होता है। सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण, सामाजिक संरचना तथा आवासीय प्रतिरूप का संयुक्त करते हुए दो अमेरिकी समाजशास्त्रियों श्रेफ शेवकी तथा वेंडल वेल ने 1955 में सिद्धांत का विकास किया था। सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण मौलिक रूप से यह सिद्धांत वर्तमान सामाजिक मापक की संकल्पना पर आधारित है। उन्होंने इस विश्लेषण हेतु यूएसए के चयनित नगरीय क्षेत्रों में गणना के आंकड़ों का प्रयोग किया। किसी नगर में जाति, धर्म, भाषा, व्यवसाय, मूल निवास आदि के आधार पर सामाजिक क्षेत्र होते हैं। इनके बीच अंतर क्रियात्मक संबंध पाए जाते हैं एवं इन्हें प्रादेशिक नियोजन का आधार बनाया जाता है। सामान्यीकरण मॉडल निर्माण 1950-60 के दशक में मात्रात्मक क्रांति के फलस्वरूप भूगोल में सिद्धांतों या मॉडलों का प्रयोग किया जाने लगा। इस संबंध में एकरमैन, शॉर्ले, हैगेट, एलन, प्रेड, मॉरिल आदि ने कई विद्वान का उल्लेखनीय योगदान है। मॉडल्स को सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा जाता है। आइकॉनिक मॉडल, ये किसी मॉडल मापक को घटाकर बनाए जाते हैं, जैसे सड़क, पुल, नीचे आदि के मॉडल। एनालॉग मॉडल, जैसे संख्या बिंदुओं के रूप में जनसंख्या घनत्व को छाया के क्रम के रूप में एनालॉग मॉडल का निर्माण किया जाता है। सांकेतिक सिंबॉलिक मॉडल, में सांकेतिक प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें गणितीय मॉडल भी कहा जाता है। जैसे गुरुत्व मॉडल मॉनिटरिंग या प्रादेशिक नियोजन की अंतिम अवस्था में प्रयुक्त होने वाली तकनीक है, जिसमें परियोजनाओं की उपलब्धि की जांच की जाती है। मॉनिटरिंग। प्रक्रियात्मक विधियाँ, पहला था एनालिटिकल विधियाँ, दूसरा है प्रोसीजर मेथड्स।
तुलनात्मक लागत विश्लेषण, इसके अंतर्गत तुलनात्मक लागत विश्लेषण किसी योजना में आने वाली लागत को विभिन्न स्तरों पर तुलना करते हुए न्यूनतम लागत को सामान्यतः नियोजन के आधार पर बनाया जाता है। देहली विश्लेषण थ्रेशोल्ड एनालिसिस, यह तकनीक 1960 में पोलैंड में मोलिज ने प्रतिपादित किया था। क्रिस्टोलर ने केंद्रीय स्थल सिद्धांत की व्याख्या में देहली जनसंख्या का शब्द का प्रयोग किया था। किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए तय की गई न्यूनतम आवश्यकता को देहली संख्या कहा जाता है। इस देहली संख्या को आधार बनाकर नियोजन किया जाता है। लागत प्राप्ति या लाभ विश्लेषण, किसी नियोजन में लागत व आय के अंतर अर्थात लाभ के विश्लेषण को आधार बनाया जाता है। लक्ष्य प्राप्ति मैट्रिक्स या ध्येय प्राप्ति अवयव, गोल अचीवमेंट मैट्रिक्स, यह तकनीक 1968 में गोल अचीवमेंट मैट्रिक्स मोरिल हिल ने प्रस्तुत किया था। इसके प्रत्येक नियोजन की रणनीति के अंतर्गत विभिन्न सामाजिक वर्गों की संतुष्टि को ध्यान में रखते हुए उनके होने वाले लाभ का मूल्यांकन किया जाता है। अतः यह तकनीक लाभ पर आधारित है। इस हेतु मोरिल हिल व जमीर ने बहुविभागीय स्केलोग्राम विश्लेषण पद्धति का प्रयोग किया था। रीजनल हायरार्की। आज तक इतना ही। धन्यवाद।